नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरसीसी स्टडी ग्रुप में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो मॉडल पेपर सेट 1 से लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए एक नए जोश जुनून के साथ हम पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए और साथ साथ नोट करते चलिए। मैं आशा करता हूं कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्यों। तो हम बता दें कि आयनिक यौगिक का जो निर्माण होता है वह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण की वजह से उसमें एक बल कार्य करता है जिसका नाम होता है वैद्युत स्थैतिज बल। और वैद्युत स्थैतिज बल होने के कारण है ना, आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। जैसे कि हम अगर बात करें तो जैसे हम बात करें कि NaCl, तो NaCl भी क्या है, NaCl भी एक क्या है, आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, AlCl3 हो गया, CaCl2 हो गया। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब का सब आपका क्या है, आयनिक कंपाउंड है। सब का सब क्या है, तुम्हारा आयनिक कंपाउंड है। और इस आयनिक कंपाउंड का जो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से होता है। जैसे हम यहाँ बता दें कि जैसे Na है, सोडियम जिसको बोलते हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, क्लोरीन है। तो इसका जो परमाणु संख्या होता है वो क्या होता है, वो 11 होता है। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, आपका 17 होता है। इसका अगर हम विन्यास की बात करें तो 2, 8, 1 होगा। और इसका विन्यास की बात करें तो 2, 8, 7 होगा। आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब हम जानते हैं कि सोडियम है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि हम यहाँ पर रख दिए है ना। तो इस सोडियम को अस्थायी होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करना पड़ेगा। और क्लोरीन को अस्थायी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ेगा। तो क्या करता है, सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है किसको, क्लोरीन को। और इसके पास जो होता है भाई, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 1 इलेक्ट्रॉन को, तो 1 प्लस चढ़ जाएगा। क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, 1 इलेक्ट्रॉन के, तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, माइनस चढ़ जाएगा। और इसी से बनेगा फिर क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, NaCl बनेगा। क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड का जो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, और इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरण के बीच क्या होता है भाई, उसमें वैद्युत स्थैतिज बल कार्य करता है। और वैद्युत स्थैतिज बल कार्य करने के कारण ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड जो आयनिक यौगिक होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऊंच क्यों होता है, क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वह मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, धातु और अधातु से मिलकर बने होते हैं। और उसमें क्या होता है, विद्युत स्थैतिज बल कार्य करता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आयनिक यौगिक में मजबूत अंतर आणविक आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। तो आपको एक बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, आगे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हीरा विद्युत का कुचालक होता है किंतु ग्रेफाइट सुचालक होता है क्यों। तो हम यहाँ पर आपको हम क्लियर कर दूं कि हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि हीरा में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आयन नहीं होते हैं। फिर से समझिए कि जो हीरा होता है तो हीरा में एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसकी वजह से हीरा जो होता है वह विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। यानी कि आपको पता होगा कि जितने भी तत्व जो विद्युत का सुचालक होते हैं उसमें क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। या जो भी यौगिक विद्युत का चालन करता है उसमें मुक्त
आयन होते हैं, या तो उसमें प्लस माइनस होना चाहिए या तो उसमें क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये दो चीज़ होता है। ये दो चीज़ की वजह से ही क्या करता है, वह कोई भी पदार्थ विद्युत का क्या करता है, सुचालक होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो हीरा होता है, वह हीरा में क्या होता है, जो कार्बन उपस्थित होता है, कार्बन का जितने भी उसका इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं बचता है, जिसके वजह से क्या होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। जबकि ग्रेफाइट में क्या होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट कैसा होता है, विद्युत का सुचालक होता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हीरा में कार्बन परमाणुओं की, है ना, त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। कहता है कि जो हीरा होता है, हीरा में जो कार्बन होते हैं, कार्बन परमाणुओं की त्रिविम चतुष्फलकीय व्यवस्था होती है। और तो और कार्बन के, है ना, ब्राह्मण कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में जितने भी उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वह बंधन में भाग लेकर, है ना, बॉन्ड बना लेता है। क्या कर लेता है, बॉन्ड बना लेता है ना। इसलिए उनके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। किसके पास, कार्बन के पास, है ना, हीरा में जो कार्बन उपस्थित है उसके पास। और वह विद्युत का क्या बन जाता है, कुचालक बन जाता है, क्योंकि उसके पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो सुचालक कैसे होगा। लेकिन कहता है कि जबकि ग्रेफाइट के पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल के द्वारा आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो दिया गया है कि आप जो देख रहे हैं, एक तरह से हीरा का जो बनाया गया स्ट्रक्चर एक तरह से क्या है, चतुष्फलकीय व्यवस्था है। ये तो एक परत हुआ, इसमें बहुत सारे हजारों लाखों परत ऐसे होते हैं हीरा में, है ना। आप देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, मतलब सभी जगह आप कह सकते हैं यहाँ सभी जगह क्या है, कार्बन है। और सभी जो कार्बन हैं वो क्या हैं, वो सारे एक जो कार्बन है वह 4 बॉन्ड से घिरा हुआ है। जैसे आप इस कार्बन की अगर बात करें, यहाँ पे जो कार्बन है, अगर इस कार्बन की बात करें, चाहे हम इस कार्बन की बात करें, चाहे हम इस कार्बन की बात करें, आप देख सकते हैं कि एक बॉन्ड इधर से जुड़ा होगा, जो कार्बन से जुड़ा होगा, एक बॉन्ड यहाँ जुड़ा है, 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड यहाँ है, 3 बॉन्ड, और एक बॉन्ड क्या होता है, इसके जस्ट क्या होता है, वो पीछे जुड़ा होता है। क्या होता है, एक पीछे जुड़ा होता है ना। यहाँ भी देखिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक इसका पीछे रह गया, 4 बॉन्ड। हम कह सकते हैं जितना इसमें कार्बन होता है वो सब का सब कार्बन वो 4 बॉन्ड से जुड़ा होता है, इसके पास एक भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वह विद्युत का कुचालक होता है। जैसे यहाँ पे आप वही चीज़ को देख सकते हैं कि जो कार्बन है, इसके जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, और चारों का 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, बंधन में पार्टिसिपेट कर लिया, जिसके वजह से इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। वहीं हम देख सकते हैं जो कार्बन है ग्रेफाइट का, तो ग्रेफाइट क्या किया, उसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मुक्त बच जाता है ना। मतलब एक जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह बंधन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और जिसके वजह से जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि हीरा जो होता है विद्युत का सुचालक क्यों होता है, हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक क्यों होता है, ग्रेफाइट सुचालक क्यों होता है। तो साफ साफ यही बताना है कि हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि ग्रेफाइट में होता है। अब आगे कहता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित, कहता है कि निम्नलिखित यौगिकों का संरचना लिखिए। तो जो आप देख सकते हैं कि यहाँ दिया हुआ है कि ब्रोमोप्रोपेन, है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्रोमोप्रोपेन, है ना, क्या लिखा हुआ है, ब्रोमोप्रोपेन। यहाँ क्या लिखा है, प्रोपेन। यहाँ क्या है, बेंजीन, है ना। यहाँ क्या है, प्रोपीन। अब इसका कहता है कि सबका स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब ये कहता है कि ब्रोमोप्रोपेन का सूत्र क्या होगा, भाई प्रोपेन, है ना। आप जान रहे होंगे कि कार्बन 1 को क्या पढ़ते हैं, कार्बन 1 को क्या पढ़ते हैं, मीथ। कार्बन 2 को क्या पढ़ते हैं, ईथ। कार्बन 3 को क्या पढ़ते हैं, प्रोप।
कार्बन 4 को क्या पढ़ते हैं, ब्यूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, पेंट पढ़ते हैं, है कि नहीं है। आप और देख सकते हैं, कार्बन 6 रहेगा तो उसको क्या पढ़ते हैं, हेक्स पढ़ते हैं। 7 रहेगा तो हेप्ट पढ़ते हैं, है ना, इस ढंग से पढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कहता है कि स्ट्रक्चर बनाना है कि ब्रोमोप्रोपेन, है ना। तो किसी हाइड्रोकार्बन का नाम पढ़ना हो या लिखना हो, सबसे पहले कार्बन की संख्या पर ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रोमोप्रोपेन, ए नहीं होगा, ब्रोमोप्रोपेन। अब कहता है कि ब्रोमोप्रोपेन, तो इसमें देख सकते हैं कि प्रोप मतलब क्या होता है, प्रोप माने कार्बन की संख्या कितना होता है, प्रोप माने कार्बन की संख्या 3 होता है। और इसमें क्या लगा हुआ है, ए नहीं, यानी सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ा रहेगा। ऐसे ब्रोमो है यानी ब्रोमीन है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले बात है कि आप क्या करें कि इसमें 3 कार्बन बनेगा, और हम जानते हैं कि एक जो कार्बन होते हैं वो 4 वैलेंसी यानी 4 बॉन्ड से संतुष्ट होता है ना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ब्रोमोप्रोपेन का ऐसे, यानी कहने का मतलब ब्रोमोप्रोपेन। तो C3H कितना हो जाएगा, C3H7Br, यही तो होगा, ये होगा ना। अब देख लीजिए, अब इधर H, इधर H, इधर H, और यहाँ भी H, यहाँ H, और यहाँ और यहाँ क्या होगा, Br। जो कि आप देख सकते हैं कि एक जो कार्बन था वो 4 बॉन्ड से पूरा भी हो गया, और इसमें ब्रोमीन भी आ गया था। कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्ड के लिए ए नहीं, लेकिन आगे क्या लगा हुआ था, इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप क्या था, ब्रोमीन। तो इसी चलते इसका क्या नाम हो गया, ब्रोमोप्रोपेन, जो हैलोजन ग्रुप से लिया गया है ना। चलिए, इसका तो हो गया। अब यहाँ क्या कहता है, इसका क्या कहता है भाई, प्रोपेन, है ना, प्रोपेन। तो प्रोप मतलब कार्बन की संख्या कितना होता है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, और ए नहीं है तो क्या होगा, 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा। क्या होगा, 2 गुना से 2 ज़्यादा होगा। 3 दूनी 6, अब 1 3 दूनी 6, और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या 2 गुना से 2 ज़्यादा, क्योंकि ए नहीं लगा हुआ है। तो अब इसका स्ट्रक्चर बना दीजिए। तो कितना इसमें कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, आज सब का सब सिंगल बॉन्ड से। तो 3 को इधर, 1 2 1 3, यहाँ देखिए 4 1 5 5 1 6 1 7 1 8। तो इसका स्ट्रक्चर किसका हो गया, किसका स्ट्रक्चर हो गया, प्रोपेन का हो गया। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन। तो आप लोग जानते हो कि बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। तो इसका आप कैसे बना पाएंगे, तो इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, 1 2 3, है ना, 4 5, और कितने हो जाएंगे, 6 हो गए। ऐसे बॉन्ड से घिरा रहता है ना। और एक कार्बन 4 से घिरा रहेगा ना। इसमें क्या है, बेंजीन है ना। तो बेंजीन में क्या है, एक तरह से ये क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना। तो इसमें क्या होगा, सिंगल तो यहाँ डबल, सिंगल तो यहाँ डबल, सिंगल तो यहाँ डबल। और देखिए इस कार्बन का कितना बॉन्डिंग पूरा हुआ, एक कार्बन, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड। यहाँ इस कार्बन के देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड। इस कार्बन को देखें 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, अब 4 बॉन्ड। देखते जाइए 1 2 3, अब 4। इसका देखिए 2, अब 3, अब 4। इसका देखो 1 2, है ना, 3, अब 4। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन का हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब आगे कहता है, ये क्या कहता है, प्रोपीन। अंत में क्या लगा हुआ है, अंत में ENE, यानी कि इसमें क्या हो गया, दोगुना हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन को, यानी डी वाला क्वेश्चन को हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है ना। स्पेस यहाँ है, बचा हुआ है मेरे पास। तो ये क्या कहता है कि प्रोप मतलब कार्बन की संख्या कितना, 3 कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन के क्या पढ़ते हैं, प्रोप पढ़ते हैं ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ क्या है, प्रोप मतलब 3 कार्बन, अब ENE यानी दोगुना हो जाएगा। तो C3H कितना हो जाएगा, 6।
तो अब देखिए इसमें कार्बन 3 है, 3 कार्बन, और जब दोगुना होता है तो उसमें डबल बॉन्ड लगता है, यानी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। चाहे आप यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, चाहे यहाँ पर लगा दो। तो चलो हम यहीं लगा दे रहे हैं डबल बॉन्ड, यहाँ लगा रहे हैं डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि डबल बॉन्ड अगर दोगुना रहता है तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और शेष कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन का कितना पूरा हो गया 2, और इधर 1 3, अब एक इधर कितना 4, इस कार्बन कितना पूरा हुआ 2, अब एक 3, अब एक कितना 4, इस कार्बन का कितना पूरा है 1 है, तो इसके पास और कितना चाहिए 3 और चाहिए। तो आप देख सकते हैं 3 और 2 5 1 6, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया। अब 1 2 3 कार्बन हो गया। तो क्या हो गया किसका संरचना हो गया, ये हो गया प्रोपीन का, है ना। इसका नाम है क्या, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम है बेंजीन, इसका नाम है प्रोपेन, और इसका नाम है ब्रोमोप्रोपेन। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है मिश्र धातु क्या है। तो आप जानते हैं कि मिश्र धातु क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब 2 या 2 से, है ना, जब 2 या 2 से अधिक धातु या धातु अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक धातु हो या धातु अधातु हो, उसके समांगी जो मिश्रण होता है उसी को बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है पीतल का, आप देख सकते हैं पीतल क्या है, पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का, यानी कि 80% कॉपर और 20% 20% क्या हो गया जिंक को मिलाते हैं तो क्या बनता है पीतल बनता है। क्या बनता है पीतल, और इसका उपयोग करते हैं बर्तन बनाने में। करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कांसा, जो कांसा होता है कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, 90% उसमें क्या होता है कॉपर होता है, 10% क्या होता है टीन होता है, तो बनता है कांसा। अब इसका जो उपयोग करते हैं मूर्ति को बनाने में, है ना, मेडल बनाने में, सिक्का बनाने में इसका उपयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।